नमस्कार, मैं प्रवीण अलावत हूं। आप 90 डिग्री देख रहे हैं और आज मुद्दा है हरियाणा के लोकसभा चुनाव का जो परिणाम आया है। उस परिणाम में जैसा कि हम लगातार आपको बता रहे थे कि जो एग्जिट पोल हैं वो इतना एग्जिट हैं वो अब की बार नहीं होने वाले हैं और उसी को मद्देनजर रखते हुए 50-50 की ये रेशो है, लगभग पूरी तरीके से फाइनल हो चला है। और रोहतक लोकसभा जिसे सबसे हॉट सीट माना जा रहा था, वहां पर जनता ने इतने अप्रत्याशित परिणाम दिए हैं कि ना केवल कांग्रेस बल्कि बीजेपी वाले भी खुद हैरान है। शायद अरविंद शर्मा ने इस तरह की करारी हार की उम्मीद है वो कतई नहीं की होगी। और रोहतक लोकसभा में पूरी में ही फिलहाल दिवाली जैसा माहौल है वो बताया जा रहा है। नो की नो विधानसभा जो हैं, चाहे कोसली हो, बहादुरगढ़ हो, जज्जर हो, बेरी हो, महम हो, गढ़ी किलोई, सापला हो, बेरी हो, लगातार कलानौर हो, हर विधानसभा में दिवाली जैसा माहौल है वो चल रहा है। मेरे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार संजय भाटिया जी हैं, जिन्होंने खास तौर से अपना फोकस रोहतक लोकसभा में रखा और रोहतक लोकसभा में भी खास तौर से जो शहरी वोट बैंक है उस पर अपनी पैनी नज़र है वो भाटिया जी ने बनाए रखी। और उसी पैनी नज़र का ये नतीजा है कि जो हम भाटिया साहब के साथ जो डिस्कशन करते थे, कई डिस्कशन तो हमने भाटिया जी के साथ शहरों में ऑन ग्राउंड किए, दुकानदारों के बीच है वो हमने किए और वो पूरी तरीके से ना केवल सटीक बैठे हैं बल्कि उम्मीदों से बढ़कर परिणाम है वो आया है। हम लगातार, जैसे भाटिया जी भी लगातार बता रहे थे कि अरविंद शर्मा मुकाबले में काफ़ी पिछड़ चुके हैं और दीपेंद्र हुड्डा की ये लीड है वो काफ़ी बढ़ने वाली है। लगातार वैसे ही परिणाम है वो आते हुए नजर आ रहे हैं। 3,30,000 वोटों से दीपेंद्र सिंह हुड्डा है फिलहाल आगे चल रहे हैं। और कल जब नेहरू कॉलेज में दीपेंद्र सिंह हुड्डा आए थे तो हमने उसमें भी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी से ये सवाल मैंने खुद किया था कि सर 2.5 लाख से ऊपर की लीड है, क्या वो मानी जाए? तो उस वक्त भी दीपेंद्र सिंह हुड्डा मुस्कुराए थे। हमें उसी वक्त ये अंदाजा हो चला था कि ये लीड कहीं ना कहीं 2.5 लाख वोटों से भी है वो आगे जा रही है। लेकिन इस चुनाव को अपने आप में खास है वो इसलिए माना जाएगा क्योंकि रोहतक में तुष्टीकरण की राजनीति करने की कोशिश हुई, खासतौर से अरविंद शर्मा की तरफ से कुछ जातिगत राजनीति करने की कोशिश हुई, क्योंकि कई उनके बयान, उन्हें भोंडे बयानों की संज्ञा है आप दे सकते हैं। और हरियाणवी भाषा में अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो भूंडी भाषा है वो हरियाणा में कहते हैं। जैसे रोहतक में उन्होंने बयान दिया कि ये चुनाव लड़ लीजिए, ये लोग चुनाव लड़ना भूल जाएंगे, जबकि अरविंद शर्मा ये भूल गई कि चुनाव दीपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं लड़ते हैं। चुनाव कोई कैंडिडेट नहीं लड़ता है बल्कि चुनाव लड़ती है पूरे पार्लियामेंट का एक एक कार्यकर्ता, पूरे पार्लियामेंट की 18 लाख से ज्यादा जनता। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 2016 को आप याद रखिए, उसी वक्त ये अंदाजा हो चला था कि विकास के मुद्दे पर शायद अरविंद शर्मा के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए वो तुष्टीकरण की या जातिगत राजनीति है वो करने का प्रयास कर रहे हैं। और एक सिविल सोसाइटी में एक मिडिल क्लास या एक शहरी वोट बैंक होता है, वो कतई भी इस तरह की भोंडी भाषा को बर्दाश्त नहीं करता है। और उसी का परिणाम आप देख पाएंगे कि कोसली विधानसभा, जहां से बीजेपी वाले कह रहे थे कि 90,000 की लीड जाएगी, लेकिन 2 वोटों से वहां भी दीपेंद्र सिंह हुड्डा है जीत के निकले हैं। जज्जर में हमारा अनुमान था या तो जीतेंगे या बराबर रहेंगे, वो भी कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। 1200 वोटों से शायद, हालांकि फाइनल आंकड़े हैं वो 1-2 दिन के बाद लिस्ट आ जाती है पत्रकारों के पास, एग्जैक्ट आंकड़े बूथ वाइज है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन 1200 के आसपास है वो हारे हुए बताए जा रहे हैं। लेकिन जो जज्जर की लीड है, पहले हमने आपको बताया था 25,000 से कम नहीं होगी बल्कि ऊपर जाएगी, ऐसे ही आंकड़े हैं। बेरी में खासतौर से ऐसी ही चीजें हैं वो दिखाई दी। तो अरविंद शर्मा के अगर बयानों पे आएंगे, अरविंद शर्मा का अगर बयान देखेंगे तो कबलाना गांव में हमने महसूस किया, जब कबलाना गांव में उनका विरोध हुआ तो ताकत के बल पर एक चौपाल का ताला है उन्होंने ईंट से तोड़ा, बल्कि ग्रामीण परिवेश में इसे कतई भी जायज है वो नहीं माना जाता है। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो काले झंडे दिखा रहे थे, शायद अरविंद शर्मा ये भूल गए कि लोकतंत्र में अच्छा अगर विरोध किसे कहा जाए तो वो काले झंडे दिखाए जाते हैं, जिससे अहिंसात्मक विरोध ही माना जाता है। लेकिन ग्रामीणों को चुनौती देते हुए वो यहां तक कहते नजर आए, मैं 4 बार का सांसद हूं, मैं काली कातरों से है वो नहीं डरता। अब क्या बोलिएगा अरविंद शर्मा जी, अगर आप काली कातरों से नहीं डरते। काले रंग ने बड़ी बड़ी सत्ताएं पलटी हैं, काले रंग से बड़े बड़े लोग घबराए हैं। तो इस तरह की जो भाषा का जो प्रयोग किया गया, शायद जनता ने उन्हें पूरी तरीके से वो नकार दिया। भाटिया जी अब मेरे साथ हैं। भाटिया जी, लीड है वो अप्रत्याशित जा रही है, हालांकि
आपने भी ये स्पष्ट कर दिया था कि चुनाव दीपेंद्र सिंह हुड्डा का बेहद है, वो आगे है, वो बताया जा रहा था। रगड़ देना इसे कहेंगे, और ख़ास तौर से शहरी वोट बैंक पर भाटिया जी आपने नज़र बनाई हुई थी। मैं और आप जब कवर करते थे तो आप कहते थे कि हम केवल बता नहीं रहे हैं, बल्कि मैं स्पेशली जाके दुकानदारों से 1 या 2 दिन बाद तक है उसका डेटा लेता हूं। शहरों से जो हुआ है ये बड़ा झटका है। क्या मायने इस जीत के आप मानते हैं? देखिए प्रवीण जी, ये तो सबको ही पता है आज जिस प्रकार से दीपेंद्र सिंह हुड्डा जीत के अग्रसर हैं, क्योंकि डिक्लेयर तो हुआ नहीं है। 3 लाख की कोई छोटी जीत मैं नहीं मानूंगा इसे। और इसमें जैसे कि आपने कहा कि हमने रिपोर्टिंग भी की थी, बाज़ारों में भी गए थे, उस समय हमारा थोड़ा मजाक भी उड़ाया गया, लेकिन ये सच्चाई है। हम दुकानदारों से व्यक्तिगत मिले तो कुछ दुकानदारों का तो ये भी कहना था कि पहली बार कोई सांसद हमारे पास आया है, और वो भी अकेले में आके उसने बात की है। यानी कि सांसद ने कहीं भी किसी दुकानदार के पास जाकर कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई। अगर किसी दुकानदार ने कोई क्वेश्चन भी किया तो सांसद ने, दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने आराम से उनका आंसर भी दिया, यानी कि अपनी तरफ से कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई। एक तो सबसे बड़ा प्रभाव तो ये रहा जो दीपेंद्र सिंह हुड्डा का जीत का, में जो शहरी के अंदर था। पिछली बार 7500 वोटों से दीपेंद्र सिंह हुड्डा शहर में से हारे थे जी। लेकिन अब ये 5000 का जो प्रभाव पड़ना, दीपेंद्र सिंह हुड्डा का व्यक्तिगत भी पढ़ना, बच्चों के साथ मिलना, पढ़ाई की बातें करना, दुकानदारों से उनके व्यापार की बात करना, तो ये जो एक संवाद हुआ ना आपसी दुकानदार के साथ, इसका बड़ा लाभ शहर के अंदर दीपेंद्र सिंह हुड्डा को मिला था, मिला है। क्या भाटिया जी आपके साथ भी इस तरह की बातें हुई? मैं कुछ बीजेपी के लोगों के साथ बैठता था तो मैं कहता था कि ये चुनाव जातिगत चुनाव हमें नहीं लग रहा है, बल्कि SC ST हो, चाहे OBC हो या शहरी वोट बैंक हो, वो दीपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ है, वो जा रहा है वो लगातार। तो वो लोग लिस्ट निकालते थे और इस तरह दिखाते थे कि देखिए जाट वोट इतनी है, पंजाबी वोट इतनी है, OBC वोट इतनी है, सैनी वोट इतनी है, ब्राह्मण वोट इतनी है। क्या आपके साथ भी एक ऐसा एक्सपीरियंस हुआ और शायद वो इसी दायरे में रहे कि एक लिस्ट निकाल लेते थे जातिगत आधार पे? ये करारा तमाचा शायद उन लोगों के मुंह पे लगा है। प्रवीण जी, अभी आपने एक शब्द कहा था कि 2016 जी, अरविंद शर्मा जी के मुंह से भी निकला था। हाँ। याद दिलवाने का प्रयास अरविंद शर्मा नहीं, यहाँ के कुछ उत्साहित जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, मैं खुद गवाह हूँ, वो मोहल्लों में गए, उन्होंने मोहल्लों में ये आवाज़ लगाई कि क्या आप 2016 बोल चुके? जी। मुझे उस समय हैरानी हुई कि जब सामने वाली महिला ये कह रही है कि भाई 2016 जो था, होना था, वो काल आया था, वो बीत चुका, अब तो हमें नया जीवन दो, हमें जीने दो। यानी कि 2016 याद करके हम अपना जीवन आगे गुजारेंगे। जी। तो ये बदलाव मैंने लोगों के मन में देखा कि भाई अब वो लोग जाति पाति पे 2016 पे ये मतलब कि भूलना चाह रहे हैं लोग विकास की। अब देखिए, मोदी जी का चेहरा था जी, डॉक्टर अरविंद शर्मा का कोई चेहरा नहीं था जी। लेकिन झज्जर की जनता ने, यहाँ के मतदाताओं ने विकास के नाम पर वोट दिया। विकास के नाम पर वोट किसे दिया? दीपेंद्र हुड्डा को दिया, जबकि चेहरा जो है वो नकारा गया। रही 2016 वाली बात, तो ये तो अरविंद शर्मा ने भी उकसाने की बात की थी, कार्यकर्ताओं ने भी मोहल्ले में जाके बात की। लेकिन जब बीजेपी के कार्यकर्ता 2016 याद दिलवाना चाह रहे थे तो सामने मोहल्ले वाले ये कह रहे थे भाई अब हमें जीने दो, हमें नया जीवन जीना है, 2016 को याद करके हम कोई जीना नहीं चाहते हैं। तो एक इसका मुझे बदलाव देखने को मिला। और दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि ये जातीयगत समीकरण, ये तो बीजेपी की आदत ही रही है। हम पिछले कई चुनाव से देखते आ रहे हैं कि वो जातीय समीकरण मिलाते हैं। लेकिन इस बार मैं एक पत्रकार होने के नाते भी, एक शहरी होने के नाते भी, एक आम आदमी होने के नाते भी झज्जर की जनता को साधुवाद देना चाहूँगा कि बीजेपी के किसी भी प्रलोभन में लोग नहीं फंसे और बेझिझक, मतलब कि पिछली बार 2019 में तो थोड़ा सा आंखों की शर्म थी या कुछ लगा लो 2016 का प्रभाव था, लेकिन इस बार ओपन होकर उन्होंने दीपेंद्र सिंह हुड्डा को वोट दी है। काफ़ी ट्रोल है किया गया जब हम लोग खबरें करते थे, तो कमेंट्स में भी काफ़ी लोग है ट्रोल करते थे। तो कई बार ऐसे सोचते भी थे कि ये देखिए कि आखिर किस आधार पे हैं वो लिख रहे हैं। आपके साथ भी ये अनुभव हुआ कि लोगों ने काफ़ी ट्रोल किया कि भाटिया जी आप किस आधार पे कह रहे हैं दीपेंद्र हुड्डा अच्छे मार्जिन से जीत रहे हैं? प्रवीण जी, हमें तो ये कहा गया भाई तुम बिके हुए हो, तुम्हारे को पैसा मिला हुआ है तुम। लेकिन जब हम आपके साथ आप कर रहे थे, ग्राउंड में खड़े थे, तो उस टाइम तो हमारा कोई मतलब नहीं था पैसा के। देखिए, ट्रोल बीजेपी की आदत है। बीजेपी का एक ऐसा गैंग है जो कि सच्चाई को छुपाकर झूठ को उजागर करना चाहता है। हम सच को सामने ला रहे थे, आप भी थे, हम भी थे, हम बाजार के अंदर घूमे हैं,
तो हम तो सच ही तो दिखा रहे थे, लेकिन उन लोगों को ये बात पची नहीं और पता नहीं कितनी भद्दी भाषा का प्रयोग किया गया। लेकिन मैं मानता हूँ भाई एक पत्रकार के रूप में अब हम हर बात का तो जवाब नहीं दे सकते, लेकिन जो सच का आईना है आज वो सबके सामने आ गया कि हम झूठ बोल रहे थे या सच बोल रहे थे। कोसली से 2 वोटों से लीड है, जीत गए हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा, इसकी चर्चा भी चारों तरफ है। तो कोसली का इतना तो बताया जा रहा था कि 20-25 तक की है हार है रहने वाली थी, लेकिन शायद कोसली में जो मुद्दा था अग्निवीर का मुद्दा, क्योंकि हर घर में वहाँ पे फौजी है और ये कहा गया कि अरविंद शर्मा को मिस्टर इंडिया की उपाधि है वहाँ पे दी गई, तो ऐसा लगता है कि पहले जो बताया जा रहा था 20-25 तक है वो ज़्यादा से ज़्यादा हार होने वाली है, लेकिन शायद वो पोलिंग बूथ तक लोग गए हैं तो शायद उस दरमियान भी कोसली का मिजाज है वो बदला शायद काफ़ी। अब प्रवीण जी वहीं जातीय बात आती है, कोसली के अंदर भी जातीय जहर घोलने का प्रयास बीजेपी के द्वारा किया गया था, लेकिन मैं वहाँ की जो बहुसंख्यक आबादी है, यादव समाज है, मैंने एक बार पहले भी कहा था कि यादव समाज एक अच्छा कृषक समाज भी है, उसके साथ साथ पढ़ा लिखा समाज भी है, और फौज में जैसे अग्निवीर के अंदर आपने बताया है ये भी मैटर रहा है, लेकिन झज्जर की बाती कोसली की जनता भी अब के बीजेपी के बहकावे में नहीं आई, यानी कि जाति पाति के में नहीं फंसी, क्योंकि यहाँ भी ऐसा गुल्ला छोड़ा गया था कि जैसे एक आम साधारण भाषा में कि राव साहब है तो जाट को कैसे वोट देंगे, ये ओपन बात होती गई थी जैसे जैसे इलेक्शन नजदीक आया था। लेकिन मैं उनको भी साधुवाद देता हूँ कोसली के लोगों को भी कि उन्होंने भी विकास के मुद्दे को ही प्राथमिकता रखी, ना कि चेहरे को रखी। अगर चेहरे को, मोदी का चेहरा भी अगर होता तो वोट जानी थी उनको। बादली की जो लीड आई है 47,000 के तकरीबन, ये हैरान करने वाली है, 10.5 से इतना ज़्यादा अप हो जाना। और बेरी की लीड के बारे में कहा जा रहा था 45 से तो ऊपर जाएगी, खैर वो 55 गई है। महम का भी कहा जा रहा था, बलराज कुंडू ने कहते हैं कि वहाँ पे काफ़ी सपोर्ट किया है। गीता भुक्कल जी अब की बार छा गई हैं, जच्चर की जो लीड है वो काफ़ी ज़्यादा होने वाली है। तो क्या भाटिया जी, राव इंद्रजीत का जो चुप रहना था, क्या बादली हल्के में भी आखिर काफ़ी सारे आते हैं, हालांकि खुद भी उनमें बदलाव था, तो क्या जो चुनावी मैनेजमेंट था हुड्डा साहब का या दीपेंद्र सिंह हुड्डा का, नीचे नीचे कुछ तो शायद हुआ बातचीत में, इतना खामोश रहे राव इंद्रजीत? देखिए इस चुनाव में अब धीरे धीरे देखिए जैसे जैसे समय बीतेगा कहानियाँ तो आएंगी सामने निकल के, बातें भी आएंगी, लेकिन ये सच्चाई है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी पूरा परिवार जैसे लगा हुआ था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा देखिए वो इतने आश्वस्त थे झज्जर के इस इलाके के रोहतक इस जीत को लेकर कि उन्होंने झज्जर में कदम नहीं रखा है, मतलब कहीं भी उन्होंने कोई रैली नहीं की है, कोई जनसभा नहीं की। दूसरी बात आपको मैं बताऊं कि जिस प्रकार से ये चुनाव लड़ा गया है ना, जो ये कोई प्लानिंग 1-2 महीने की प्लानिंग नहीं है, ठीक है, ये प्लानिंग तो पिछले मेरे ख्याल 5 साल से, जब से दीपेंद्र सिंह हुड्डा की हार हुई थी तभी से स्टार्ट हो चुका था कि इस चुनाव को हमने किस हिसाब से जीतना है। और ये साफ दिखाई भी दिया कि जो रणनीति दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस बार बनाई, उस रणनीति के तहत अन्य मैंने देखा है अन्य जगह पे भी डोर टू डोर अभियान चलाए गए अन्य प्रत्याशियों के द्वारा भी, यानी कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक ऐसी रणनीति बनाई जिसकी किसी को भनक भी नहीं थी। जैसे डोर टू डोर अभियान मैंने आपको जिक्र किया है कि एक सांसद इतना बड़ा एरिया वहाँ जाकर डोर टू डोर करना, व्यक्तिगत मिलना, ये एक बड़ा हिम्मत का काम है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा को ऐसा लगा होगा कि रैलियों से कोई फायदा नहीं है कि कितनी भी भीड़ आती है नहीं आती है, लाखों करोड़ों रुपए का खर्चा होता है एक रैली में, उससे अच्छा तो ये है ना व्यक्तिगत संपर्क किया जाए। और ये व्यक्तिगत संपर्क का ही मैं प्रभाव मानता हूं कि आज दीपेंद्र सिंह हुड्डा 3 लाख वोटों से भी अधिक वोटों से जीत रहे हैं। क्या मानते हैं कि अब रोजगार के मुद्दे पर बात होनी चाहिए, वो होगी, बेरोजगारी कम होनी चाहिए, वो बात होगी, बिजली पानी व्यवस्था की बात होनी चाहिए, वो होगी, कानून व्यवस्था ठीक होनी चाहिए, वो बात होगी? तो क्या भाटिया जी आप खुशी महसूस कर रहे हैं? क्योंकि एज ए पत्रकार जब लोग थोड़ा बहुत कास्टिज्म की बात करते थे तो एज ए पत्रकार बड़ा दुख होता था, क्योंकि मुद्दों पर बात होनी चाहिए। तो क्या अब ये हरियाणा प्रदेश की जनता ने, क्या ये आप मानते हैं, दिखा दिया कि मुद्दों की बात होनी चाहिए, चुनाव विकास पे होना चाहिए? ये तो स्पष्ट दिखाई दे गया दीपेंद्र सिंह हुड्डा की इतनी भारी जीत के बाद, ये तो अब स्पष्ट हो चुका है। लोग अब झूठे वादों से उकता चुके हैं, झूठे नारों से उकता चुके हैं। अब दीपेंद्र सिंह हुड्डा के अंदर उनमें ये दिखाई दिया कि ये आदमी अगर मान लो केंद्र में कांग्रेस या इंडिया गठबंधन की सरकार नहीं भी बनती है, विपक्ष में भी अगर हमारा सांसद रहता है, तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर लोगों को इतना यकीन है कि विपक्षी सांसद होने के पश्चात भी वह काम करवा सकता है। यानी कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा की विकास पुरुष के रूप में एक छवि बनी, ना कि कोई चेहरे के रूप में दीपेंद्र सिंह हुड्डा की छवि बनी। 5 सीटें लगभग अब तो फाइनल है, इतना ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होगा। क्या 5 सीटों के बाद आला कमान की नज़रों में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कद बढ़ेगा?
स्वाभाविक है कि 5 सीटें कोई कम नहीं हैं, जबकि इतनी बड़ी पार्टी, इतना बड़ा संगठन बीजेपी के साथ टक्कर लेना, और मैं तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बड़ी समझदारी मानता हूं, और मुझे तो ऐसा भी लगता है कि जो टिकटों का बंटवारा हुआ है वो भूपेंद्र चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 10 की 10 जो ये 9 टिकटें हैं, या तो ऊपर ये कहा होगा कि भाई मेरे कहने से ये टिकटें दीजिए और मैं जिता के लाऊंगा। अगर 10 जो टिकटें आई हैं इनमें से अगर कांग्रेस 5 भी जीतती है, जबकि सबसे बड़ी बात यह है कि हरियाणा में कांग्रेस का संगठन नहीं है, जिला स्तर पर नहीं है, तो उसके पश्चात 5 सीट आना, 4 सीट आना, 5 सीट आना, ये तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बहुत बड़ी उपलब्धि है। यानी कि कार्यकर्ताओं को आज भी मैंने सुना है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में हरियाणा में इसकी कांग्रेस की सरकार भारी बहुमत से बनने जा रही है। यानी कि अब तक 5 जो सीटें डिक्लेयर भी नहीं हुई हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं ने तो कहना शुरू कर दिया कि अगली सरकार जो आ रही है वो कांग्रेस की आ रही है। और एक चीज़ और इस चुनाव ने वो पुख्ता कर दी है, कंक्रीट काम हुआ है, सोशल मीडिया के पत्रकारों पर भी अब जनता है काफ़ी ट्रस्ट करने लग गई है, क्योंकि जिस तरह का एग्जिट पोल आया ना, जनता ने बड़ा ट्रोल किया मेन स्ट्रीम मीडिया को, गोदी मीडिया या मतलब बिकाऊ मीडिया, या जैसे राहुल गांधी जी ने बोला था मोदी पोल है इसे करार दिया जाएगा। तो शायद इस चुनाव में जो कवरेज हुई है सोशल मीडिया की पत्रकारिता का शायद एक स्वर्णिम अध्याय है, शायद यहाँ से अब खुल गया है, लोग उस पर भी ट्रस्ट करने लगे हैं। और आज दीपेंद्र सिंह हुड्डा से आप मुलाकात की आज आपने भी, तो उसके बारे में भी बताइए, क्या कुछ बातचीत हुई? नहीं, आज व्यक्तिगत तो नहीं मिले, भीड़ वो काफ़ी थी और उनका पास समय भी थोड़ा कम था, लेकिन वही बात है कि उनका चेहरा जो है आज भी बिल्कुल खिला हुआ था, बिल्कुल अस्त व्यस्त जैसे कहते हैं। देखिए मैंने पहले बताया ना, ये 5 साल की जो मेहनत है ना दीपेंद्र सिंह हुड्डा की, गांव-गांव में जाना, डोर टू डोर अभियान है, और एक अच्छी प्लानिंग के साथ जिस प्रकार से ये चुनाव लड़ा गया है, उसी का आत्मविश्वास बड़ा भरा चेहरा जो दीपेंद्र सिंह हुड्डा का झलक रहा था। वो तो 3-4 दिन पहले भी जज्जर आए थे, जब भी उनके चेहरे से ऐसा दिखाई दे रहा था कि ये सीट वो आसानी से निकाल रहे हैं। सोशल मीडिया कद बढ़ा इस चुनाव से। बिल्कुल प्रवीण जी, मैं तो कह रहा हूँ कि लोग अब यकीन करेंगे, बड़े वो जो नेशनल मीडिया है उसने तो अपनी इतनी भद पिटवाई है, यानी कल भी हमने चर्चा की थी कि ये आखिर कहाँ तक, कितने निचले स्तर तक जो है नेशनल टीवी जो हैं ये जाएंगे। ये तो सोशल मीडिया है, देखिए हम लोगों के ऊपर कुछ आरोप भी लगाए जाते हैं, लेकिन जितनी हकीकत हम लोगों ने दिखाई है, हमने पहले भी कल भी मैंने आपको बताया था, हम बार मैं अपने उसमें कहता था बात में कि जो दिखेगा वो बिकेगा। यानी कि हम जिसे दिखा रहे हैं, यानी कि वो चल रहा है ना, जो आदमी दिखाई नहीं दे रहा तो उसका हम कैसे प्रचार करेंगे। तो मुझे भी ये लगता है कि सोशल मीडिया आने वाले समय में भी बहुत अच्छा मैसेज जा रहा है लोगों के बीच में कि ये लोग वास्तव में सच दिखा रहे हैं और वो ऊपर झूठ की दुकान है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर तमाम बातचीत के लिए। धन्यवाद जी। तो संजय भाटिया साहब थे और बड़ी बारीकी से इस चुनाव को कवर किया था, खास तौर से जो शहरी वोट बैंक था, जो शहरी वोट बैंक था उसको खास तौर से भाटिया जी ने है वो कवर किया था। और शहरी वोट बैंक में भाटिया जी ने पहले दिन से ये कहा था कि बड़ा बदलाव है वो शहरी वोट बैंक में मैं महसूस कर पा रहा हूँ, और इसका परिणाम है शायद बीजेपी है अभी तक भाप नहीं पाई है कि जो शहर का वोट बैंक है वो काफ़ी हद तक दीपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ है जाता जा रहा है, और चुनाव के लास्ट तक अरविंद शर्मा है इस पर कोई अंकुश है वो नहीं लगा पाए। और इसके अलावा बेरी ने 55,000 से ज़्यादा की लीड है दीपेंद्र हुड्डा को दी है। और इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि दीपेंद्र हुड्डा के जो चाचा थे कुलबीर हुड्डा, उन्होंने बेरी के मार्शल लॉ को अब की बार पूरी तरीके से तोड़ा, क्योंकि बेरी में इस तरह का मार्शल लॉ था कि सेकंड लेयर के जो नेता हैं या कार्यकर्ता हैं वो खुलकर काम तक है वो नहीं कर सकते थे। लेकिन अब की बार कुलबीर हुड्डा ने एक कड़ा स्टैंड है बेरी में लिया, एक अपनी टीम बनाई, जो दीपेंद्र सिंह हुड्डा के आदमी हैं उनकी एक टीम बनाए, सीधा लोगों के बीच में गए और एक अनूठा तरीका है उन्होंने किया। जनसभाएं करते थे, बड़ी बड़ी जनसभाएं भी करते थे, छोटी छोटी जनसभाएं भी करते थे, और साथ में बाकायदा एक माइक रखा जाता था। दीपेंद्र सिंह हुड्डा को बाकायदा वो फ़ोन करते थे और दीपेंद्र सिंह हुड्डा फ़ोन से ही संबोधित करते थे। मतलब अगर दीपेंद्र सिंह हुड्डा सीधे नहीं जा रहे हैं तो उनकी आवाज़ है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक है वो पहुंचाई जा रही थी। और महिला शक्ति ने दीपेंद्र सिंह हुड्डा की जीत की कमान बेरी हलके में अपने हाथों में ली थी, और उसका नतीजा बेरी हलके में ये देखने को मिला कि मातृशक्ति जब उतरती है, और टीम में खास तौर से तस्वीर अहलावत थे, करमवीर मेहराणा थे, फोर्ड माजरा भाई थे, सरियो महलावत थे, तो इन लोगों को करीब से हमने देखा कि 47 डिग्री 48 डिग्री में किस तरह वो दीपेंद्र हुड्डा के लिए लगे हुए हैं।
तो उसी समय ये अंदेशा है वो बिल्कुल लग रहा था। और बेरी के बाज़ारों में पहले कुलबीर हुड्डा ने भी है डोर टू डोर किया, और अगर कोई खिलाफत की बात आती थी तो सारी रिपोर्ट दीपेंद्र सिंह हुड्डा को दी जाती थी। उसके बाद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने डोर टू डोर किया, तो उसी वक्त भी अंदाजा लग रहा था, बेरी में पिछली बार 14 वोटों से जीते थे, कि अब की बार ये लीड भी है वो बढ़ने वाली है। तो अप्रत्याशित आंकड़े हैं बेरी से वो आए, और अगर वोटिंग परसेंटेज को अगर बढ़ाया जाता तो बेरी का ये आंकड़ा है वो आराम से 60,000 से ऊपर 70,000 तक है वो जा सकता था। लेकिन बादली ने बड़ा अप्रत्याशित है परिणाम दिया है। 25,000 से ऊपर की लीड बताई जा रही थी। जज्जर ने भी बड़ा अप्रत्याशित परिणाम है वो दिया है। कोसली का तो ये बिल्कुल हवा है, वो सब लोग भाप चुके थे कि पिछली बार की तरह है वो नहीं होने वाला है। लेकिन फिर भी सच्चाई दिखाते रहे कुछ लोग, बिकाऊ है वो लिखते रहे। लेकिन उन लोगों को पता होना चाहिए कि जो मेरा गांव है उस गांव में शायद 1000 से 1500 लोग ऐसे हैं जो करोड़पति हैं, अपना बिजनेस करते हैं। और कई तो मेरे मतलब बचपन के दोस्त भी हैं, लगातार कहते हैं आप भी कर लीजिए, लेकिन मैं उन्हें बोलता हूं कि आप कीजिए, मेरा काम है वो पत्रकारिता है। और शायद आज मैं बेहद खुशी महसूस कर पा रहा हूं कि शायद इसी दिन के लिए पैसों की तरफ मैं नहीं भागा, ये पत्रकारिता की। और एक ऐसे राजनेता से रोहतक की सिविल सोसाइटी का, रोहतक के मिडिल क्लास का पीछा छुटवाया जो शायद सबके लिए बेहद हार्मफुल है वो होने वाला था। ऐसा सांसद जिसे ना लोगों के सुख दुख से कोई मतलब था, ना जिसे विकास के काम से मतलब था। एक ऐसा सांसद जो केवल ये मान बैठा था कि जातिगत राजनीति, तुष्टिगण की राजनीति से नैया है वो हर बार है वो पार हो जाएगी। एक ऐसा सांसद जो लगातार भोंडी बयानबाजी है करता रहा। एक ऐसा सांसद जो अपने परिवार की शादी में नरेंद्र मोदी को है वो बुलाता रहा। लेकिन जब रोहतक का कार्गो एयरपोर्ट उठाया जा रहा था, उस सांसद ने नरेंद्र मोदी को जाके ये नहीं कहा कि ये मेरी पार्लियामेंट की योजना है, आप इसे क्यों ले जा रहे हैं। जब बाड़सा एम्स से प्रोजेक्ट है वो पायलट प्रोजेक्ट जा रहे थे, एक ऐसा सांसद वो ये हिम्मत नहीं दिखा पाया कि नरेंद्र मोदी जी आप ये क्या कर रहे हैं, बल्कि वो खुश था कि उनकी पारिवारिक शादी में नरेंद्र मोदी जी उनकी बेटी को आशीर्वाद देने के लिए आए हुए हैं। तो आप खुद ही सोचिए। और वो सांसद ये कहता है कि मैं 4 बार से सांसद हूँ। अरे सांसद जी, आपकी भाषा तो गांव के मेंबर भी यूज नहीं करते जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे थे। मैं काली कातरों से नहीं घबराता, लोग मेरे पैरों में गिर गए। करारा करारा जवाब दिया ना रोहतक की जनता ने आपको। क्या आप यहाँ से हासिल करके ले जा पाए। और हरियाणा में एक कहावत है कि बिल्ली के भाग्य छिक्का टूट गया था। जो 7,000 की जो जीत थी ना, और उसमें पोस्टल बैलेट का मामला था, बिल्ली के भाग्य छिक्का टूट गया। और हरियाणा में एक और कहावत है कि मूसटे के हाथ में जब हल्दी की गांठ लग जाती है ना, तो वो खुद को पंसारी समझ बैठता है और सबको बांटते हुए फिरता है। ये हरियाणा की कहावतें हैं जो लागू होती हैं। रोहतक के जो परिणाम आए हैं, और काली कातरों से आप नहीं डरते। और आप हिम्मत रखिए दीपेंद्र सिंह हुड्डा की तरह। अगर आप में हिम्मत है, वाकई में आप रोहतक के नेता खुद को मानते हैं, तो हम तो नहीं मानते, हम तो नुमाइंदे कहते आए हैं पहले दिन से आपको कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा नेता है, आप नुमाइंदे हैं। आप दीपेंद्र सिंह हुड्डा की तरह क्षमता ये रख के दिखाइए। पूरे 5 साल आप यहाँ से भागिएगा नहीं, रोहतक पार्लियामेंट में लगातार घूमिए, यहाँ पे आप मेहनत कीजिए, तो है रोहतक की जनता आपको मानेगी कि वाकई में। लेकिन शायद आप कभी नहीं अड़े रोहतक लोकसभा क्षेत्र की जनता के लिए। और बैठ के आप आराम से सोचिएगा कि सिविल सोसाइटी के लिए आपके बयान कितने खतरनाक थे। क्या आप जैसा सांसद है वो सोसाइटी के लिए क्या ठीक रह सकता है। आप इस चीज़ों पर काम करिएगा। आपको करारा जवाब है वो रोहतक की जनता ने दिया है। और बिल्ली के भाग्य छिक्का टूट गया था 7,000 की पोस्टल बैलेट से, लेकिन 3,41,000 से ज़्यादा का मार्जिन दीपेंद्र सिंह हुड्डा का है वो जा चुका है। और सेंट्रल विस्टा में अब की बार सेंट्रल विस्टा में दीपेंद्र सिंह हुड्डा के कदमों से गुलजार होगा। और जो 2 बार के सर्वश्रेष्ठ सांसद थे दीपेंद्र सिंह हुड्डा, जब वो लोकतंत्र के मंदिर में जाएंगे और आप देखिएगा वो आवाज़ उठाएंगे, अगर विपक्ष में रहेंगे तो भी है आवाज़ है वो उठाने वाले हैं। तो कई सारे मुद्दे थे। और आखिर में आपको ये भी कहना चाहूँगा, जो ये परिणाम आए हैं, कांग्रेस के एमएलओ के लिए भी इन परिणामों ने खतरे की घंटी है वो बजा कर रख दी है। इतने से ही है, वो समझ जाएंगे जो विधायक हैं वो। तो शुक्रिया।